हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में जो हमने देखा था वो पार्ट फर्स्ट में हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर यानी द्रव्य यानी पदार्थ होता क्या है और उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ था वो सब हमने पढ़ा था। बट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये इस केमिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये चारों नियम जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे यानी कि रासायनिक संयोग के नियम, इसके अंदर टोटल 4 नियम हैं और चारों नियम केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इन नियमों के बारे में नहीं पढ़ते हैं तब तक हम केमिकल्स किस प्रकार से रिएक्शंस करेंगे वो हमें नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि हमें अगर केमिकल्स के नेचर के बारे में पढ़ना है तो केमिकल के बारे में पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं रिएक्ट, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों अगर केमिकल्स हैं या 2 से ज़्यादा केमिकल हैं तो वो आपस में रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन करने का क्या तरीका है, क्या वो आपस में इसी प्रकार से रिएक्शन कर लेते हैं या उनका कुछ एक निश्चित कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं इसके साथ इस टाइप से रिएक्शन करनी है। तो हम यहाँ इसके अंदर जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे यानी जो भी नियम पढ़ेंगे वो नियम यानी 4 नियम इसके अंदर, तो वो चारों नियम हमें ये बताएंगे कि हमें किस प्रकार से केमिकल्स की रिएक्शंस को समझना है। यानी हम उन चारों नियम के माध्यम से पर्टिकुलर ये समझ लेंगे कि केमिकल्स आपस में रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, तो उनकी रिएक्शंस करने का क्या तरीका। तो सबसे पहला जो नियम है इसके अंदर वो आता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये जो रूल है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सबसे पहले नियम हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर केमिकल्स हैं उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो द्रव्यमान आपस में जब रिएक्ट करते हैं कोई 2 केमिकल तो उनका जो द्रव्यमान है वो रिएक्ट होने के बाद भी वो द्रव्यमान वही रहता है जितना पहले था। यानी कि किसी रिएक्शंस के दौरान अगर कोई केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि उसके जो द्रव्यमान है वो कम पड़ जाए या ज्यादा हो जाए, मतलब जितना द्रव्यमान वो रिएक्शन से पहले ले रहे थे उतना रिएक्शन के बाद होगा। यानी हम अभिक्रिया को अगर कहें तो अभिक्रिया के अंदर शुरू के अंदर क्या होते हैं हमारे पास अभिकारक और उसके बाद में उत्पाद। तो जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा सबसे पहले इसका द्रव्यमान जितना होगा वही द्रव्यमान उत्पाद बनने के दौरान भी वही द्रव्यमान रहेगा। समझना इस चीज को, द्रव्यमान यानी कि उसका वेट यानी भार जो है वो उत्पाद बन भी जाएगा तो भी भार वही रहेगा। तो इस तरह से हम यूं कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षित है, प्रिजर्व है, सुरक्षित है, किसी प्रकार से नष्ट नहीं हो रहा, ना तो इसमें कोई कमी आ रही है ना वृद्धि हो रही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर यानी इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी कोई मैटर या पदार्थ है उस पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित है यानी अपरिवर्तित है, कभी परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, यूं जरूर हो सकता है कि जब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो शायद हम यूं कह सकते हैं कि इसके द्रव्यमान में तो वो चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, या तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, या फिर यूं हो सकता है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाए बट उसका जो द्रव्यमान है वो तो सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर ये नियम क्या कह रहा है, तो अगर हम इस नियम की चर्चा करें कि यहाँ इस नियम के बारे में क्या कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है इस नियमानुसार किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
किंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये नियम है। द्रव्य की बात हो रही, पदार्थ की। पदार्थ को अगर हम द्रव्यमान, नाम जो वर्ड बना देखना, द्रव्य और मान, ये दोनों वर्ड का मतलब समझना। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान इंग्लिश में इसको कहा जाता है मास। किसी द्रव्य का वह मान जो उसका वजन होता है वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा। तो यहाँ पर उस द्रव्य का जो वजन यानी भार है उसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते, बट हाँ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम यूं कहेंगे, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंटेनर लिया यानी एक बीकर ले लिया, और इस बीकर के अंदर की तरफ हमने कुछ मात्रा के अंदर, यहाँ पर हमने इसके अंदर ले लिया NaOH। ठीक है, और इस NaOH का जो भी कुछ वेट है वो हमने ले रखा है, और इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब, उसको हम टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर, जिसके अंदर हमने ले लिया HCl, यानी ये बेस यानी ये क्षार और ये अम्ल, ये दोनों को लिया है। जब अम्ल और क्षार दोनों को लेंगे तो शुरू में इसका अभी तक हमने ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग है, मतलब अभी तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया, हमने इसको इसके अंदर डाला नहीं एसिड के अंदर, अभी तक दोनों में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ अभिकारक ही है, यानी कि अभी तक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए। उत्पाद में परिवर्तित कब होंगे? जब हम कहेंगे कि ये इसको अंदर डाल देंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब, बट अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अभी तक हमने इसका जो द्रव्यमान देखते हैं कि वो द्रव्यमान कितना है, यानी कि HCl प्लस NaOH, इन दोनों का द्रव्यमान कितना है। तो अगर हम H का देखें तो H का होता है 1, इसका होता है 35.5। मैं भार की बात कर रहा हूँ, परमाणु भार के बारे में। और उसके बाद यहाँ Na कितना है, जो Na का होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का जो होता है हमारे पास वो 1। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा टोटल निकल रहा है वो होता है 36.5, इसका निकलता है 23, 16 और 1 यानी 40। लेकिन अभी तक दोनों का अगर कैलकुलेशन करें तो दोनों की कैलकुलेशन से कितना बैठ रहा है हमारा, दोनों का कंबाइन करके, तो यहाँ पर 5 और यहाँ 6 और यहाँ ये, तो 76.5 इन दोनों का टोटल वेट अभी तक निकल रहा है। तो अब इसका मतलब हम कहेंगे दोनों का वेट जो है एक्चुअल में इतना है 76.5 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब इन दोनों को हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को हमने उल्टा कर दिया। जब इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर देंगे तो उस स्थिति में अब ये रिएक्शन करने लग जाएंगे, मतलब HCl पूरी तरह से डिसोल्व हो जाएगा NaOH के अंदर, पूरी तरह से घुल जाएगा। तो जब घुल जाता है तो हमें पता है कि दोनों रिएक्शन करेंगे, यानी HCl और NaOH अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। तो लवण कौन सा बनेगा हमारे पास, NaCl और प्लस H2। उसके साथ में कुछ ऊष्मा भी मुक्त होती है, उसकी हमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये दोनों उत्पाद बने। अब इन दोनों उत्पादों का वेट कितना है, अगर हम दोनों उत्पादों का वेट कहें, जैसे हमारे पास हम इसको कहते हैं Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो यहाँ और H2 होगा 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इन दोनों का अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ होता है 58.5 और इसका हो जाएगा 18। और जब दोनों को मिला दिया जाए कंबाइन करके तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 8, 8, 6 और 5, 8, 6 एंड 7। देखो दोनों का जो वेट निकला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से सिद्ध हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यहाँ सिद्ध करना है हमें कि क्या ये नियम सही है या नहीं है, तो हमने प्रूफ कर लिया। हमने इसको रिएक्शंस कराने के बाद भी जब इसको देखा तो हमारा वेट ये निकला, पहले भी वेट यही था। इसका मतलब जब रिएक्शन यानी दोनों केमिकल ने आपस में जब रिएक्ट किया तब इसमें केवल जितना भी मैटर था, ये द्रव्य था, दोनों द्रव्य ने जब क्रिया की तो अलग द्रव्य बना दिया, NaCl और H2, द्रव्य अलग बना बट उनका द्रव्यमान वही रहा। इसका मतलब ना तो कहीं बाहर से द्रव्य कोई आया है और ना ही हमने कोई ऐड किया है, ना ही यहाँ से कोई बाहर निकला। तो इस स्थिति में दोनों का द्रव्यमान निश्चित रहता है।
यही कहा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित है अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में। पहले हमने HCl और NaOH लिया, उसके बाद NaCl और H2O इन दोनों में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपरिवर्तित था, यानी कि इसको हमने चेंज कर दिया। तो ये हमारा जो नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी कहें कि किसी किसी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ कहें कि H2O है, H2 और O2 इन दोनों को मिलाकर H2O बना दिया गया। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ H2 के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, लेकिन यहाँ 1 ही। तो अगर यहाँ इन दोनों का देखिए कितना मिल रहा है, तो यहाँ किसी किसी बुक्स के अंदर या किसी किसी टीचर्स ये बता दिया जाता है कि यहाँ H2 का कितना है 2, ऑक्सीजन का 1 का होता है तो 16 × 2 यानी 32, और दोनों का मिलाकर कितना हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उस कंडीशन में यहाँ पर 2 और यहाँ 32, तो यहाँ 34 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 18। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देते हैं, वो आगे 2 लगा देते हैं और कह देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, सॉरी यहाँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 + 32 टोटल 36 कर देते हैं और कह देते हैं कि ये दोनों सेम है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ इस अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करनी होती है। अगर मैं यहाँ 2 ना लगूं या 2 ना लगूं तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, तो उस समय यहाँ कहेंगे इधर का द्रव्यमान अलग है, इधर का द्रव्यमान अलग। तो क्या होता है, अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों नियम नहीं लगते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाएंगे, अगर हम बैलेंस नहीं करें तो द्रव्यमान संरक्षण नियम नहीं लगेगा, और उस समय द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है तो ये केमिस्ट्री का अपमान, यानी केमिस्ट्री का नियम ही लागू नहीं हो रहा था, फिर हम केमिस्ट्री कहाँ लगा रहे हैं इसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करना ये जरूरी होता है। तो अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू किया जा सके। तो ये हमारा कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ध्यान ही रखना, इस रिएक्शंस के मदद से हम इसको समझा सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा अगर यहाँ नियम कहें तो सेकंड लॉ हमारा जो हो जाता है वो है, दूसरा हमारा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। देखना, स्थिर अनुपात का नियम ये कह रहा है कि जितने भी सारे कंपाउंड यानी यौगिक हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, उन सभी के अंदर उन जो भी यौगिक जिन तत्वों से बने हुए हैं उनका अनुपात सदैव स्थिर होगा। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देकर हम समझाएं कि यहाँ जैसे अगर हम कह देते हैं कि H2O है, तो H2O में तत्वों का अनुपात देखना, पहले मैं तत्वों का अनुपात बताता हूँ कि तत्वों का अनुपात क्या होगा। बट ध्यान रखना, हमें तत्वों का अनुपात जरूरी नहीं है, हमें याद होना चाहिए उसके द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात, चाहे हम उसको यूं कह सकते हैं कि हमारे भारों का अनुपात। कैसे, जैसे हम तत्वों का अनुपात कितना होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो तत्वों का अनुपात तो ये हुआ। लेकिन द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन का होता है कितना, यहाँ 2 है और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो इनका अनुपात अगर देखें तो यहाँ 1:8 है। तो यहाँ देखना, इस जगह इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 1:8 है। मतलब अगर हम यूं कहें कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को उसके तत्वों का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। देखना, यहाँ जो जल हम लेंगे वो जल का अनुपात सदैव 1:8, मतलब जल चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए, चाहे कहीं से भी लाया जाए, चाहे हम गंगा जल लेके आ जाए, चाहे नाले का पानी लेके आ जाए, या जहाँ कहीं किसी भी जगह से, चाहे जापान, चाहे चाइना, चाहे अमेरिका, चाहे भारत, कहीं से भी अगर कोई जल लेके आए, तो उस जगह उस जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होगा, यानी सदैव स्थिर होगा। तो यहाँ पर ये नियम यही कह रहा है, यानी अर्थात उस यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी कि जैसे H2O है, मैं अगर H2O2 की बात करूं तो H2 में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यानी 16 दूनी 32 होता। तो इस समय यहाँ 1:16,
तो H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:16 होगा। तो यहाँ ये अनुपात सदैव स्थिर है, चाहे मैं इसको किसी भी विधि से बनाऊं। यहाँ अगर चलो इस एग्जाम्पल को हम एक बार और समझ लेते हैं, जैसे CO2 है, तो कार्बन के अंदर कार्बन CO2 है, कार्बन तत्वों का अनुपात क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 1:2। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात तत्वों का अनुपात, लेकिन इसके भार का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कार्बन जो होता है वो 12 और ऑक्सीजन जो होता है 16 यानी 32। तो यहाँ इसको हमने कट किया, यहाँ 6 और इसका 16, यहाँ 3, यहाँ 8। तो यहाँ इन दोनों का अनुपात यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है। यानी कि चाहे CO2 को कहीं से भी बनाए, चाहे हम किसी लकड़ी को जलाकर CO2 बनाते हैं तो भी उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 ही होगा। चाहे हम किसी टायर को जला के बनाए या चाहे किसी भी वस्तु को जला के बनाए, जहाँ कहीं पर भी CO2 बनेगी उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 होगा। यानी कि हमें ये नहीं बताना है कि कहाँ से बन रही, बस हमें सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि इनका अनुपात सदैव स्थिर होगा, यानी 3:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अंदर चाहे कहीं से भी जल लेके आ जाए, वहाँ अनुपात 1:8 ही होगा। तो हम इस नियम को यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ ये नियम यह कहा जा रहा है। एग्जाम्पल हम ये दोनों दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको हम पुटअप किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो यहाँ इस सिंपल से एग्जाम्पल है जिनको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। तो बच्चों तीसरा हमारा जो नियम है, सबसे महत्वपूर्ण नियम, इसके आगे वाला चौथा नियम और तीसरा नियम, दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन करने वाले भी यही नियम है। तो इन नियमों को अच्छी तरह से समझना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजन करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंफ्यूजन ये दोनों नियम सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि आगे वाला नियम और ये वाला नियम लगभग डेफिनेशन भी इनकी सेम है और इनके एग्जाम्पल भी लगभग सेम है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से समझना। तो हमारा जो तीसरा नियम है वो है हमारा गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम इसको क्यों कहा गया है, कैसे क्या है, तो देखना इसको डिफाइन करने से पहले मैं तुमको इसके एग्जांपल बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है H2O। ठीक है, तो इसके अंदर द्रव्यमान का जो अनुपात है, जस्ट अभी हमने देखा था कितना था, हाइड्रोजन कितना था 2 और ऑक्सीजन कितना था 16। तो हमने जस्ट देखा तो इसका 1:8, इसके द्रव्यमान का प्रतिशत देखा था। तो इसके द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1:8 है। जबकि अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, हमारे पास H2O2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 16 यानी 32। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ 1:16। तो जब हमने इसको कट किया, अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि देखना, हमने जब हाइड्रोजन की 2 लिए तो इसका 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की कितने भार से क्रिया कर रहे हैं 16 भार से, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 भार जो वो ऑक्सीजन के 32 भार से क्रिया कर रहे हैं। मतलब हमने हाइड्रोजन का भार तो इक्वल रखा, बट ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना, और 2 के साथ। तो आप इन दोनों का अनुपात देखें तो यहाँ तो 1 अनुपात कितना है हमारा 8 और इसका है 1:16, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल। लेकिन हम यहाँ कहें तो 8:16, यानी कि हम इसको कट करें तो 1:2। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो उतने ही अनुपात में रिएक्ट करेगा जितना वो 1 के साथ करता है। तो 2 के साथ में भी उतना ही मल्टीपल में करेगा, 3 के साथ भी उतने ही से करेगा और 4 के साथ भी वैसे ही करेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व यानी A और B, इसको मान लेते हैं, वो परस्पर जब संयोजित होते हैं, होने पर 1 से अधिक अगर यौगिक बनाए, यानी ये 2 यौगिक बना रखे हैं, तो B का जो भार होता है, यानी B वाला जो भार है वो A के साथ जब संयोजित होता है, यानी A के साथ जब संयोजित होता है तो वो एक सरल या गुणित अनुपात में होता है, एक सरल या गुणित अनुपात में, यानी 1:2। तो इनका गुणा अगर जैसे कहें तो यहाँ 1 अनुपात में था या 2 अनुपात में, अगर वो ऑक्सीजन के साथ 3 के साथ जुड़ता है तो 1:3 हो जाएगा, यानी एक सरल अनुपात के अंदर होगा, यानी मल्टीपल यानी गुणित अनुपात का नियम हुआ।
अगर हम चलो एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे CO2 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का अनुपात यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ 16, और यहाँ पर कार्बन 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 16 यानी 32। तो यहाँ अगर हम कट करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका हाफ और इसका हाफ, तो यहाँ इसका हाफ करें तो 3:8 हो गया। यहाँ इसका हाफ करें 6 और इसका हाफ करें 16, इसका हाफ करें 3, इसका हाफ करें 8। ठीक है, तो यहाँ सॉरी यहाँ गलत हो गया हुआ थोड़ा कि यहाँ 12:16 और यहाँ पर 12:32। तो यहाँ पर अगर हम इसका हाफ करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 और इसका हो जाता है हमारा 8, और इसका जब हम करें तो यहाँ पर 3:4, और यहाँ जब हम कट करें तो यहाँ पर 6:16, यहाँ पर कट करें तो यहाँ 3:8। तो अब देखना, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इतना, जब दो के साथ रिएक्ट किया तो इतना। तो अब हम यहाँ कहें ये तो कार्बन और कार्बन तो कट, तो फिर बचा कितना 4:8, यानी कि हम कट करें तो यहाँ 1:2। इसका मतलब यहाँ कार्बन अगर जितने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो उसके सरल अनुपात में होगा। अगर 1 से रिएक्ट कर रहा है तो 1 से, 2 से करेगा तो 2, तो इनका अनुपात एक सरल अनुपात होगा। अगर 3 के साथ, इसमें 3 का भी बता देता हूँ, जैसे होता तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर इसमें CO3 की बात करूँ, ठीक है, CO3 जो होता है वो CO3-2 कार्बोनेट आयन होता है। मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सा लगा देता हूँ। तो यहाँ देखना, कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 48। तो यहाँ पर हम इसका करें हाफ तो 6 और इसका हाफ करें तो 24, इसका हाफ करें तो 3 और इसका हाफ करें तो 12। तो यहाँ देखना, यहाँ 3, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 3 भी रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ भी 3 और इसके साथ भी 3 है, लेकिन यहाँ अनुपात कितना हो गया 12। तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये 12 और इसको भी कट करें तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ कार्बन अपना अनुपात जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो एक गुणित अनुपात या सरल अनुपात के अंदर है। तो हम यहाँ यूँ कहेंगे कि ये एक के सरल अनुपात में हो सकते हैं या गुणित अनुपात के अंदर हो सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम। देखना जो ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला। चलो मैं इसको एक बात और समझाता हूँ, अच्छी तरह से प्यार से समझा देते। देखना, गुणित अनुपात नाम से पता चल रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी कुछ हेडिंग या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है गुणित अनुपात का नियम लिखिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है हालांकि आंसर ही वही होता है, मेरे हिसाब से जो सवाल है वही जवाब है। तो यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो सवाल दिए जाते हैं आंसर उसी के अंदर छिपे होते हैं, बस हमें बस ढूंढने का तरीका आना चाहिए। जो बच्चा ढूंढ लेता है वो आसानी से लिख पाता है, और जो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है क्वेश्चंस को, तो वो मतलब हर एक क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज होती है। वो कुछ क्वेश्चन हमसे कुछ कहता है कि हमें ऐसे सोल्व करना है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। तो जो नहीं समझ पाते हैं वो ऐसा कैसे रह जाते हैं, और जो समझते हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको सोल्व आउट कर देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारे क्वेश्चंस जो दिया हुआ था इसको समझना, गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो गुणित अनुपात उसको यहाँ से देख लो कि गुणित सरल अनुपात, यानी कि जब कोई दो तत्व आपस में जब क्रिया करेंगे या संयोजित होते हैं तो उन पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, 1, 2 या 3, उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। तो जब वो अधिक यौगिक बनाते हैं तो बी वाला जो भी होगा, यानी दूसरा जो जुड़ रहा है, वो जब ए के साथ जिस अनुपात में जुड़ता है वो उसी का एक सरल अनुपात होता है। मतलब ये आपस में एक सरल अनुपात के अंदर ही जुड़ेंगे, यानी कि सभी का अनुपात यानी एक सरल अनुपात होगा। बी जो होगा वो ए के साथ अलग अलग अनुपात में, इसके साथ 1, इसके 2, इसके 3, यानी एक गुणित अनुपात यानी सरल अनुपात के अंदर होंगे। ये हमारा कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमारा जो फोर्थ जो नियम है वो है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इससे पहले जो हमने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम, मैंने कहा था लगभग दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली इसमें डिफरेंस है कि वो हम कहेंगे कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो यहाँ पर उल्टा अनुपात क्या हो रहा है, ये क्या, तो हम यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमें किस प्रकार से समझना है।
तो यहाँ हम कहेंगे कि जैसे हमारे पास हम मान लेते हैं A, B और C, ये 3 है। अगर A इसके साथ रिएक्ट करता है, A इसके साथ भी रिएक्ट करता है, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कैसे होगी, मतलब A C के साथ जैसे करेगा वैसा ही A B के साथ भी उसी अनुपात में रिएक्ट करेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे हमारे पास है 3 तत्व मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। जब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सीधी सी बात है CO2 बनेगा। अगर कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो क्या बनाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे CH4 बनेगा। लेकिन जब कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जब बनाता है तो हम इसको कहते हैं H2। भाई कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो ये बनता है। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन जब बनाया CH4 बनाया, तो यहाँ कार्बन का अनुपात कितना था 12 और यहाँ पर 4, हाँ 4 हाइड्रोजन इसलिए 4 हो गया। अब मैं यहाँ CO2 की बात करूं तो CO2 में कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 16 यानी 32। तो यहाँ हम इसको सब सोल्व करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 रेशियो, यहाँ इसका जब हाफ करें तो इसका कितना हो जाएगा 6, इसका हो जाता है 2, इसका 3, इसका 1। और यहाँ पर जब हम सोल्व करें तो इसका हाफ 6, इसका 16, इसका 3 और इसका 8। तो कार्बन ने जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड यानी कि जब कॉम्बिनेशन किया, संयोग किया, तब उसका अनुपात 1 था, यानी कि 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन के साथ। यानी कि इसका भार की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं। ये नहीं कि सर यहाँ पर तो कार्बन तो 1 ही, हाइड्रोजन 3, 4 कैसे 4 हो रहे, तो 3 के साथ 1 कर रहा है तो बाकी कहाँ गए, नहीं, ये तत्वों का अनुपात नहीं बता रहा हूं मैं, भार का अनुपात। तो कार्बन की जो 3 भार हैं, 3 भाग भार यानी 12 जो होता है, उसका तीसरा हिस्सा एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, उसका बाकी दूसरा हिस्सा वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हिस्सा तीसरे हाइड्रोजन के साथ, चौथा हिस्सा चौथे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये कहूंगा कार्बन का जो भार है, द्रव्यमान है, उसका 1/3 हिस्सा किसके साथ, कार्बन के, एक कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से कार्बन का जो 1/3 हिस्सा है वो ऑक्सीजन के 8 हिस्से से रिएक्ट कर रहा है। यानी कि इनका अनुपात, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 8 अनुपात में रिएक्ट कर रहा है, और तो यहाँ पर भी 3 ही है। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन का अनुपात कितना आ रहा है 1, और यहाँ ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पर H2O के अंदर क्या होता है, H2O के अंदर तो हम ये कहते हैं कि H2O के अंदर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर कितना निकल रहा है 1:8। बस यही अनुपात तो हम कह रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब कहने का उद्देश्य सीधा सा ये समझ लेना बच्चों, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है व्युत्क्रम क्या हो रहा है, फिर भी हमें पर लेनी पड़ रही है। भाई सीधी सी बात है, जितने भी सारे तत्व होते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रत्येक तत्व अपना एक पर्टिकुलर द्रव्यमान या भार रखता है, और वो पर्टिकुलर द्रव्यमान भार है, वो उनका एक अनुपात निश्चित होता है कि वो किसी तीसरे के साथ भी उसी अनुपात में रिएक्ट करेंगे जितना वो किसी अदर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। यानी कि हाइड्रोजन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी उसी अनुपात में रिएक्ट करता है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी। जैसे अगर मैं इसको समझाता हूँ, कार्बन के बारे में देखना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 अनुपात में रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी 3 अनुपात में ही रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ कार्बन को चाहे किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट करवाओ, वहां वो उस 3 अनुपात के साथ ही रिएक्ट करेगा, कभी इसका कोई अनुपात चेंज नहीं होगा। तो ये अनुपात हमारा कहलाता है, ये नियम कहलाता है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम का मतलब इनके यौगिक जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर ये तीसरे यानी तीसरे के साथ, चलो इसको परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या है कि इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अंदर, यानी कि ये और ये जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं, यानी कि तीसरा पदार्थ हमारा कौन सा हुआ H2O, उसके साथ क्रिया करते हैं, तो उनके भार भी एक सरल अनुपात में होते हैं। तो इनके जो भार होते हैं, यानी कि 3:1 है, 3:8 है, तो इनका अनुपात भी एक सरल अनुपात ही होगा, इन दोनों के बीच वाला ही। तो यहाँ पर यह कहलाता है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो हम इस नियम की मदद से यहाँ ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई यौगिक दूसरे यौगिक यानी किस दूसरे तत्व के साथ किस अनुपात में क्रिया करता है, क्या अनुपात वो सरल होता है या नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं सरल अनुपात होता। तो ये चारों नियम हमने
ये पढ़े जिससे ये पता चल जाता है कि प्रत्येक तत्व अपना एक भार रखता है और वो किसी के साथ किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि हमें इसके साथ इतने से साथ कंबाइन करना है या नहीं करना है। तो ये एक उनका पर्टिकुलर रेशियो होता है कि उसके साथ ही इतने रेशियो के साथ ही रिएक्शन करनी है। ओके, थैंक यू।